हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम पृथ्वी के डोमेन अर्थात रिम के बारे में जानेंगे। पृथ्वी हमारा एक यूनिक प्लेनेट है और इसमें हम देखते हैं कि जल है, हवा है, पानी, इसका जो मेजर फिजिकल एलिमेंट है, तो हम कह सकते हैं अर्थ इज ए यूनिक प्लेनेट। इट कंसिस्ट ऑफ लैंड, एयर, वाटर एज द मेजर फिजिकल एलिमेंट्स। अब ईच एलिमेंट हैज इट्स ओन रिम और डोमेन। हर एक जो ये एलिमेंट है उसका अपना एक डोमेन होगा। तो इस तरह से पृथ्वी को हम विभाजित कर सकते हैं 4 रिम में। द अर्थ कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रिम्स: लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फेयर। तो लिथोस्फेयर का मतलब होता है लैंड, हाइड्रोस्फेयर का मतलब वाटर, एटमॉस्फेयर हवा जो है मिल करके बनाता है एटमॉस्फेयर, जिसको हम हिंदी में वायुमंडल कहते हैं। बायोस्फीयर मतलब पृथ्वी पर जो लाइफ है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर के बड़े बड़े जो जानवर तक हैं, सब मिला करके बनाते हैं हमारा बायोस्फीयर। अब सबसे पहले हम चर्चा करते हैं लिथोस्फीयर का। तो अपर सरफेस ऑफ अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ थिन लेयर ऑफ रॉक मटेरियल इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर को इस तरह से परिभाषित किया गया है कि पृथ्वी का जो अपर सरफेस है, जिस पर कि हमको थिन लेयर ऑफ रॉक मटेरियल मिलता है, तो 29% जो टोटल क्रस्ट ऑफ द अर्थ है इसमें पाया जाता है। द रेस्ट इज कवर्ड बाय ओशियंस, और बाकी हमारा ओशियन है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो एवरेज हाइट ऑफ लैंड मास of the earth is about 700 meter above the sea level. The land surface varies in height from place to place. तो अलग अलग जगह पर हम देखेंगे कि औसत जो ऊंचाई है समुद्र तल से वो अलग अलग है, वो वेरी करता है, कहीं कम है, कहीं पर ज़्यादा है। और एवरेज हम बात करें, एवरेज हाइट ऑफ द लैंड मास ऑफ द अर्थ, तो 700 मीटर है। और कोई पार्ट तो हमारा 8000 मीटर से भी ज़्यादा ऊंचा है, और मतलब समुद्र तल से। और कहीं कहीं पर हम देख सकते हैं कि ये कुछ मीटर तक ही सीमित है। इसके बाद जो हमारा लिथोस्फीयर है उसको हम 4 भाग, ये उसको हम कॉन्टिनेंट में बांट सकते हैं। तो ये इसमें लिथोस्फीयर में हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट के बारे में, और फिर जो मेजर लैंड फॉर्म्स है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम संक्षेप में चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन सा कॉन्टिनेंट है। तो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं: एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो सबसे बड़ा महादेश कौन है? कॉन्टिनेंट को हम हिंदी में महादेश कहते हैं। तो सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो एशिया है। एशिया is the largest continent, comprising of about 29.6% of Earth's total land area। जितना टोटल हमारा लैंड एरिया है उसका 29.6 जो है सो एशिया ही हो गया। इसके बाद हम इसके चौहद्दी की बात कर लें तो इन द नॉर्थ इट टचेज द आर्कटिक ओशियन विच इज़ वेरी कोल्ड थ्रू आउट द ईयर। इन द एक्सट्रीम साउथ द इक्वेटर passes through some parts of the continent where temperature remains high throughout the year। तो हम देख सकते हैं कि कैसे नॉर्थ में इसको आर्कटिक ओशियन टच करता है, जो पूरे साल बहुत ठंडा रहता है, और इक्वेटर जो है कुछ भाग में इससे गुजरता है। तो जहाँ पर से इक्वेटर गुजरेगा वहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई रहेगा। और ये पैसिफिक ओशियन से ईस्ट में घिरा हुआ है, और वेस्ट में भी ये पैसिफिक ओशियन से ही घिरा हुआ है। सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूराल माउंटेन एंड यूराल रिवर। और यूरोप से जो अलग करता है इसको यूराल पर्वत है, सो यूराल पर्वत और यूराल जो नदी है वो इसको अलग करता है। दिस कंटिनेंट इज डिवाइडेड इनटू सेवरल लार्ज एंड स्मॉल कंट्रीज। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे देश सब हैं और कुछ बड़े भी हैं, जैसे चाइना और भारत। जो हम भारत जहाँ पर हम लोग रहते हैं तो उसकी गिनती बड़े देश में होती है, और चाइना भारत से भी बड़ा है। तो इस तरह से हम संक्षेप में एशिया को समझते हैं। और यूरोप, जहाँ पर देख रहे हैं हम कि विकसित देश सब है, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है, तो वो जो एशिया के वेस्ट में अवस्थित है यूरोप। यूरोप इज लोकेटेड टू द वेस्ट ऑफ द एशिया
यूरोप इज मच स्मॉलर इन एरिया देन एशिया। एशिया से ये बहुत छोटा है साइज में, लेकिन जो भी देश सब है यहाँ पर वो विकसित देश सब हैं, इनका इकोनॉमी बहुत एडवांस है। और आर्कटिक ओशियन इसके नॉर्थ में है, मेडिटेरेनियन सी साउथ में है, आर्कटिक ओशियन लाइज टू द वेस्ट ऑफ यूरोप। वेस्ट में हम देख सकते हैं अटलांटिक ओशियन है। इसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा महादेश है, कॉन्टिनेंट है, वो है अफ्रीका। इसमें भी ये बहुत हॉटेस्ट कॉन्टिनेंट है और यूरोप से मेडिटेरेनियन सी से अलग होता है नॉर्थ में। और ए वेरी नेरो पीस ऑफ लैंड नन एज स्वेज Isthmus joined it with Asia in the northeast. It has the famous Suez Canal. The Atlantic Ocean is on its west and the Indian Ocean on its east. The equator passes through the middle of the Africa. अफ्रीका महादेश के बीचों बीच इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा गुजरता है, और जहाँ पर से ये गुजरेगा तो नेचुरल है कि वो बहुत गर्म जगह होगा। However, the larger part of the Africa lies in the northern hemisphere. इसका ज़्यादातर भाग जो है northern hemisphere में पड़ता है। Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn also passes through Asia. तो जो हम देख सकते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी एशिया से, ये अफ्रीका से पास करता है। ए वास्ट लैंड ऑफ नॉर्थ अफ्रीका इज डेजर्ट एंड लार्ज एरिया ऑफ अफ्रीका इज कवर्ड विथ डेंस फॉरेस्ट। तो इसका जो एक बड़ा भाग है नॉर्थ अफ्रीका का, वो मरुस्थल है, डेजर्ट है, और एक बड़ा भाग जो अफ्रीका का है वो घने वनों से आच्छादित है। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं नॉर्थ अफ्रीका का। तो ये थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और इसमें जो विकसित राष्ट्र देश हैं, विकसित राष्ट्र तो कनाडा और मतलब यूएसए, इसके बहुत जो मेजर पार्ट्स में है और मुख्य रूप से माने प्रमुख राष्ट्र में से एक है जो इकोनॉमिकली बहुत डेवलप्ड है। इसके बाद आते हैं साउथ अमेरिका। तो ये सॉदर्न हेमिस्फीयर में अवस्थित है और इसमें जो बड़े बड़े देश की बात करें तो ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चिली, ये सब इसमें बड़ा देश सब है। और जो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज एंडीज का है और अमेजन बेसिन का है, वो इसी महादेश में पड़ता है। और इसके बाद हम चर्चा करते हैं सबसे छोटे कॉन्टिनेंट का, तो ऑस्ट्रेलिया में है और कम्प्लीटली वो साउदर्न हेमिस्फीयर में है, सबसे स्मॉलेस्ट है। तो इस तरह से हम संक्षेप में इसको समझ सकते हैं। अब हम आते हैं अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका जो महादेश है वो दिस कंटिनेंट लाइज इन द साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द साउदर्न हेमिस्फीयर। इट स्ट्रेचेज अराउंड द साउथ पोल अप टू अंटार्कटिक सर्किल एंड इन द नॉर्थ इट इज सराउंडेड बाय द साउदर्न ओशियन। तो ये इस पर जो है बर्फ़ की परत जमी रहती है और साउदर्न हेमिस्फीयर में ये कंटिनेंट और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दोनों जगह ये अवस्थित है और बर्फ़ से ढकी हुई रहती है। आबादी यहाँ पर नहीं है। और मेजर लैंड फॉर्म्स की बात करें तो उसमें आता है माउंटेन, प्लेटो और प्लेन्स। तो माउंटेन क्या होता है? ए माउंटेन और हिल इज ए अपलिफ्टेड पार्ट ऑफ द लैंड सरफेस। द अपर मोस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ ए माउंटेन और हिल फॉर्म ए पीक। तो पर्वत में चोटी होती है, जो नुकीला भाग होता है इसका सतह कम होता है। और पठार क्या होता है जिसको हम अंग्रेजी में प्लेटो कहते हैं। तो ये प्लेटो इज एन अपलैंड विथ रग्ड सरफेस। इट इज़ लाइक ए टेबल इन अपलिफ्टेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। टेबल की तरह सपाट होगा और एवरेज हाइट की बात करें तो 600 मीटर होगा। और वहीं पर अगर हम प्लेन की बात करें तो प्लेन का ढाल बहुत कम होगा। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आपको बताने जा रहे हैं कि जो तिब्बत प्लेटो है उसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। और इसमें जो दुनिया भर का जितना खनिज संपदा है, मिनरल्स है, ये सब पठार में पाया जाता है, प्लेटो में पाया जाता है। तो मोस्ट ऑफ द प्लेटोज आर द स्टोर हाउस ऑफ द मिनरल्स सच एज आयरन, ओर, कोल एट्सेट्रा। और इसके बाद हम चर्चा करते हैं प्लेन्स का। तो प्लेन क्या होता है? उसमें
लो लाइंग फ्लैट लैंड होता है, स्लोप ऑफ प्लेन इज जेंटल एंड इज एवरेज एंड इट्स एवरेज हाइट इज बिटवीन 100 to 200 मीटर्स एबव द सी लेवल। इस तरह से मोस्ट ऑफ द प्लेन इन द वर्ल्ड हैव बीन फॉर्म्ड बाय रिवर। नदी के द्वारा जो मिट्टी पहाड़ इस सब को काट काट करके जो समुद्र में बिछाया जाता है उससे मैदान बनता है। और हम देखते हैं ना कि हमारे भारत में जो नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय द गंगा रिवर सिस्टम। तो इसको हम जो नॉर्दर्न प्लेन है इंडिया का उसको हम गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। तो नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय गंगा रिवर सिस्टम। गंगा नदी का जो तंत्र है उसके द्वारा ये निर्मित है। और अगर हम दुनिया में दूसरे इम्पोर्टेंट प्लेन की बात करें तो ग्रेट चाइना प्लेन है, इजिप्टियन प्लेन है और प्लेन ऑफ इराक है। तो ये जो प्लेन है यहाँ पर जीवन थोड़ा सा आसान होता है, सुविधा से मिलती है। दुनिया के जितने भी शहर हम देख सकते हैं नदी के किनारे बसे हैं, तो ये डेंसली पॉपुलेटेड एरिया हैं। डेंसली पॉपुलेटेड एरिया क्यों है? क्योंकि यहाँ उर्वरा ज़मीन है, पानी प्रचुर मात्रा में है और एक वातावरण भी है अच्छा, आइडियल क्लाइमेट की वजह से यहाँ की आबादी घनी होती है। अब हम चर्चा कर रहे हैं कि एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर इज द वास्ट एक्सपेंस ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ ऑन ऑल साइड्स। पृथ्वी को चारों ओर से वायु का एक आवरण घेरे हुए है, इसी को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं और हिंदी में वायुमंडल कहते हैं। तो बहुत सारी गैसें इसमें पाई जाती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन जैसी गैसें हैं। लेकिन समझने वाली बात है कि 78% सिर्फ नाइट्रोजन पाया जाता है और 21% जो है टोटल गैस का ऑक्सीजन पाया जाता है। 78% वॉल्यूम ऑफ गैस इन द एटमॉस्फेयर इज नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इज अबाउट 21% ऑफ द टोटल वॉल्यूम। तो ये दोनों गैस मिल करके 99% है पूरा वायुमंडल में जितनी गैसें हैं। दीज टू गैसेस कंस्टिट्यूट अबाउट 99% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटमॉस्फेरिक एयर। तो एटमॉस्फेरिक एयर का 99% कौन सा गैस है? तो ये हो गया हमारा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अब इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि नाइट्रोजन जो गैस है उसको डाइल्यूट करता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन को डाइल्यूट करता है और उसको तेज़ी से जलने से बचाता है। तेज़ी से जो तो हम कह सकते हैं इट इज़ नाइट्रोजन दैट डाइल्यूट्स ऑक्सीजन एंड प्रिवेंट्स रैपिड बर्निंग एट द अर्थ सरफेस, व्हेयरएज ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन एंड बर्निंग। तो हमको सांस लेने के लिए, श्वसन के लिए आवश्यक है ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं हो तो फिर हमारा कैसे हम सांस लेंगे और कैसे हमारा ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा और जलने की जो प्रक्रिया है, जलने में मदद करने वाली गैस है। और दूसरा महत्वपूर्ण गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका परसेंटेज मात्र 0.03% है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भी पृथ्वी को गर्म रखने वाला है। और ओजोन क्या करता है? हानिकारक जो रेडिएशन होता है सूर्य का उससे पृथ्वी को ये बचाता है। और फिर दूसरा जो रिमेनिंग गैसेज हैं वो हो गया आर्गन, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब। तो ये रिमेनिंग गैस हो गया। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं हाइड्रोस्फीयर का। तो हाइड्रोस्फीयर रेफर्स टू द लेयर ऑफ वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड ऑल्सो इन द एयर। तो हाइड्रोस्फीयर जो बनता है पृथ्वी के नीचे जो जल है सो, और समुद्र में जो जल है सो, अब सतह पर जल है सो, और हवा में जो जल की मात्रा है उस सब से मिल करके हाइड्रोस्फीयर बनाता है। और ओशियन की बात करें तो मेजर पार्ट्स जो है वो माने ओशियन है 71% ऑफ द टोटल सरफेस ऑफ अर्थ है। और इसके नाम की बात करें तो पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक और साउदर्न ओशियन है। और सबसे बड़ा जो ओशियन है वो हो गया पैसिफिक ओशियन। उसके बाद फिर हो गया अटलांटिक, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन और साउदर्न ओशियन। इसके बाद हम चर्चा करते हैं बायोस्फीयर का। तो बायोस्फीयर का मतलब जहाँ पर लाइफ है, जो ऑर्गेनिज्म सब है। तो बायोस्फीयर रेफर्स टू ए नैरो जोन व्हिच इज वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस ऑन द लैंड, वाटर एंड एयर। इट कंप्राइजेस ऑल फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिज्म
एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसमें सारे जीव सब जो यहाँ रहते हैं, जितना माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, आप जितना प्लांट है, एनिमल है, सब का संरचना सब मिला करके बायोस्फीयर का निर्माण करता है। और जो हर एक जीव एक दूसरे से संबद्ध हैं, सब मिलकर के इकोसिस्टम बनाते हैं। और जो लाइफ एग्जिस्ट करता है, सो 9 किलोमीटर एबव ऑफ द अर्थ एंड अबाउट 11 किलोमीटर बिलो द ओशियन सरफेस। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। और फिजिकल कंडीशन जो पृथ्वी का है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग है।